प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब भाई इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे भाई बहुपद और समीकरण, हमने यहाँ बहुपद लिखा हुआ है और समीकरण लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ हम दोनों में अंतर पहले जान लेंगे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। जैसे भाई कहीं पर लिख दें हम 4x + 7, तो भाई यह एक बहुपद है। अगर हम लिख दें 2x² + 3x + 5, तो यह भी एक बहुपद है। अब यह वाला जो बहुपद है वह एक घात का है, और भाई जो यह वाला बहुपद है यह दो घात का है। और भाई यहाँ भी एक चर है और भाई यहाँ भी एक ही चर है, वहाँ पर x है और यहाँ पर भी x ही है। अब भाई समीकरण क्या होता है, अगर हम उसको इस प्रकार से लिख दें 4x + 7 = 0, तो यह हमारा हो गया एक समीकरण। अर्थात भाई कोई बहुपद लिखा हो, आप बराबर का निशान लगा दीजिए और भाई बराबर के उधर आप कोई भी संख्या, कोई भी चर या कोई भी अचर लिख दो, तो वह बन जाएगा एक समीकरण। भाई सीधी सी बात क्या है कि बराबर के निशान के बाईं तरफ आप कुछ भी लिख दीजिए और भाई उसके दाहिनी ओर आप कुछ भी लिख दीजिए, वह बन जाएगा हमारा समीकरण। जैसे भाई दूसरा उदाहरण देख लो, 2x² + 3x = 5। अब यह एक समीकरण है और भाई उसी प्रकार से 2x² + 3x + 5 एक बहुपद है। अर्थात भाई बहुपद इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जबकि समीकरण लिखने के लिए हमें बराबर का निशान लगाना जरूरी है। अर्थात भाई समीकरण में बराबर का निशान तो आएगा ही आएगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है उसमें जो भाई शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ जान लेंगे। अब भाई सबसे पहला है दो, और भाई दूसरा शब्द आ गया है चर। अब भाई ये चर क्या होते हैं, भाई चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। भाई जो वेरिएबल है इसका अर्थ होता है कि जिसका मान बदलता रहता हो। इसे हम सामान्य भाषा में अज्ञात राशि भी कहते हैं। अर्थात जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है उसे हम कहते हैं चर, वेरिएबल। और भाई इनके मान हर सवाल में बदलते रहते हैं। भाई चर हम कैसे लिखते हैं, x y z, चाहे भाई लिखते हैं a b c, इसी प्रकार p q r। अर्थात भाई जो अंग्रेजी के अक्षरों से हम दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं चर, और भाई इनके मान हमें ज्ञात नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं चर। और भाई इनके मान समीकरण वाइज बदलते रहते हैं। भाई आगे चलिए, और भाई अगला शब्द है हमारे पास रैखिक। अब भाई रैखिक क्या होता है, भाई रैखिक का मतलब है अगर इसका हम ग्राफ खींचें, अगर भाई कोई भी चीज़ रैखिक कही जाएगी तो उसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो भाई हमें वहाँ सीधी रेखा प्राप्त होगी। भाई इसी चैप्टर में आगे आपको हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे, तो जब भी हम भाई ग्राफ बनाया करेंगे तो वहाँ हमें जब सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी तो भाई हम समझ जाएंगे कि वह चीज़ रैखिक है। अब भाई रैखिक का दूसरा अर्थ होता है एक घातीय। अर्थात भाई अगर कोई समीकरण हो और वहाँ एक घात लगी हो तो हम कहेंगे कि वह रैखिक है। तो भाई रैखिक के दो अर्थ हो गए, एक तो ग्राफ अगर बनाओगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी, अगर भाई नॉर्मली उसे देखोगे तो वहाँ एक घात लगी होनी चाहिए, तो भाई समझ जाओगे कि वह चीज़ रैखिक है। अब भाई समीकरण, समीकरण क्या है, या तो सबसे पहले हमने आपको समझा दिया था कि भाई समीकरण में बराबर का निशान होना जरूरी है। बराबर के बाईं और दाईं ओर आप कुछ भी लिख दो तो भाई वह बन जाएगा एक समीकरण। और भाई युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अर्थात यहाँ हम समीकरणों के जोड़े पढ़ेंगे। भाई कैसे समीकरण, दो चर होंगे, रैखिक का मतलब है एक घात का होगा, समीकरण होगा और भाई जोड़े में होगा। तो भाई अभी हम जान लेंगे कि रैखिक समीकरण देखने में होते कैसे हैं। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर चार समीकरण लिखे हुए हैं और भाई यहाँ पर आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा रैखिक समीकरण है, और भाई दूसरी बात दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। तो भाई सबसे पहले आप आ जाओ पहले वाले समीकरण पे। तो भाई सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यहाँ पर चर कितने हैं। तो भाई यहाँ पर चर हैं एक, अर्थात यह समीकरण एक चर वाला है। और भाई चर पर घातें कितनी अधिकतम है, भाई अधिकतम घातें हैं दो।
अर्थात यह वाला समीकरण एक चर वाला है और दो घातों का है। तो भाई ये तो हमें पढ़ना नहीं है। अब भाई नीचे वाले पे आ जाओ। भाई यहाँ देख लो, यहाँ पर दो चर हैं और भाई दो चर हैं और भाई दोनों पर दो दो घातें लगी हुई हैं, अर्थात यह दो चर वाला द्विघात समीकरण है और भाई यह भी हमें नहीं पढ़ना है। भाई नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास दो चर हैं और भाई यहाँ ध्यान देना आप कि भाई दोनों चरों पर एक एक घात लगी हुई है, अर्थात यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और भाई इस चैप्टर में हमें इसी प्रकार के समीकरण पढ़ने को मिलेंगे। और भाई चौथे वाले पे आ जाओ, यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। अब भाई घाते तो यहाँ पर भी एक हैं, x में, y में और z में, तीनों में एक एक घाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर तीन चर हैं, अर्थात यह तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। तो भाई इस चैप्टर में हमें यह भी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना कौन सा है? 2x प्लस 3y बराबर 4 वाला, जहाँ पर दो चर हो और भाई सिंगल सिंगल घात लगी हो। अब भाई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म देखने में कैसा होता है? तो भाई इसका जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार से होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह होता है इसका व्यापक रूप। अब यहाँ आप a, b और c के मान बदलते रहो और भाई जो भी आएगा वह रैखिक समीकरण होगा। जैसे भाई लिख लो आप x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, तो यह भी रैखिक समीकरण है। और भाई कहीं पे लिखा हो 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, तो भाई यह भी एक रैखिक समीकरण है। अर्थात जो भी समीकरण इस प्रकार से हमको दिखेंगे वह रैखिक समीकरण होंगे। अब भाई बात आती है कि हमें यहाँ रैखिक समीकरण के जोड़े क्यों पढ़ने हैं, हम भाई अकेला क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हमें भाई समीकरण जोड़े में क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो भाई ध्यान दीजिएगा, मान लो कि हमारे पास कोई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, तो भाई यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अभी आपसे यहाँ पर कह दे कि भाई आप x और y के मान बताओ इस समीकरण के हिसाब से, तो भाई अगर आपसे यहाँ एक समीकरण दिया हो, दो चर हो और आपसे पूछे कि भाई उनके मान क्या होंगे, तो भाई अगर यहाँ पर आप मान निकालोगे तो भाई इनके आपको बहुत सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। भाई x और y के यहाँ पर हमें अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, जैसे अगर हम x का मान 0 रख दें तो भाई y का मान 10 आ जाएगा, भाई जोड़कर 10 आना चाहिए। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 10। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। अगर आप यहाँ x का मान 2 रख दो तो भाई y का मान 8 आ जाएगा। x का मान 3 तो y का मान 7। अर्थात भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, x के मान रखते जाओगे और भाई हमें y का मान प्राप्त होता जाएगा। और भाई इस प्रकार आप रखते जाओगे और आपको y के मान प्राप्त होते चले जाएंगे। अर्थात यहाँ पर x और y के अनंत हल होंगे। लेकिन भाई हमें निकालना है कोई अजूबा हल, जो कि एक ही हल होना चाहिए। अर्थात जैसे कोई कह दे कि यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 9 है, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं हो सकता है। तो भाई अगर आपको ऐसे वाले हल निकालने हैं तो हम क्या करते हैं भाई, इनको हम पढ़ते हैं जोड़े में। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो x प्लस वाई बराबर 10 और भाई एक समीकरण हो x माइनस वाई बराबर 4। अभी हमारे पास भाई दो समीकरण है। अब आपसे कहे कि भाई ऐसा x और y का मान ज्ञात करो जो भाई दोनों को ही सूट कर जाए, तो भाई यहाँ पर देखो x बराबर आप 0 रखोगे y का मान 10 आएगा, 1 रखोगे 9 आएगा, 2 रखोगे 8 आएगा, 3 रखोगे 7 आएगा। इसी प्रकार भाई यहाँ 4 रखोगे तो भाई y का मान आ जाएगा 6। अगर हम x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 5। अगर आप x का मान 6 रखोगे y का मान 4 आएगा। और भाई अगर x का मान 7 रखोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। अब भाई इसमें से देख लीजिए कि कौन से ऐसे x और y हैं जो हमारे इस समीकरण को सूट करेंगे। अर्थात x में से y घटाने पर हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो भाई देखिए कहाँ पर ऐसा x और y है जिसको आप घटा दो तो 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए x का मान 7 है और y का मान है 3।
अर्थात अगर आप यहाँ पे घटा दोगे तो भाई मान 4 प्राप्त हो जाएगा, जबकि जोड़ने पर हमें मान 10 प्राप्त हो जा रहा है। तो अगर हम इन समीकरणों को कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे तो हमारा x का मान 7 आएगा और y का मान आएगा 3। अब भाई मान रख के देख लीजिए, यहाँ 7 3 10 और यहाँ 7 में से 3 गए तो 4 आएंगे। अर्थात अगर हम समीकरणों के जोड़े पढ़ेंगे तो हमें वहाँ x और y के यूनिक हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल। अर्थात भाई ऐसा x और y का मान जो कि दोनों को ही सूट करेगा और भाई x और y का वो अकेला मान होगा। ऐसा नहीं कि x के कई सारे मान आएंगे, y के कई सारे मान आएंगे। ऐसा केवल कब होगा, जब हम समीकरण को अकेले पढ़ेंगे। अगर उसे हम जोड़े में पढ़ेंगे तो वहाँ x और y का केवल एक ही मान आएगा, जो कि भाई दोनों ही समीकरणों को सूट करेगा। तो भाई इसीलिए हम जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो भाई उन्हें हम पढ़ते हैं जोड़े में, ताकि हमें वहां पर अद्वितीय हल प्राप्त हो सके। तो भाई अभी तक आपने रैखिक समीकरण युग्म पढ़ लिए, तो भाई समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है और भाई इन्हें हम जोड़े में क्यों पढ़ते हैं। अब भाई इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इन्हें हम हल किस प्रकार से करेंगे। तो अगर भाई हमारे पास कोई दो समीकरण हो, x + y = 10 और x - y = 4, तो भाई इन समीकरणों को हम हल किस प्रकार से करेंगे, पहले भाई ये जानेंगे और भाई उसके आगे हम जानेंगे कि इस प्रकार के समीकरण हम बनाएंगे कैसे। अगर भाई कोई सवाल भाषा वाला होगा तो हम इन समीकरणों को किस प्रकार से बनाएंगे और भाई कितने प्रकार से इनको हम हल कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो भाई हल करने के ना 4 प्रकार हैं। भाई पहला प्रकार है ग्राफीय विधि, ये हमारी पहली विधि है। भाई इससे हल करने के लिए हमें ग्राफ का सहारा लेना होगा और भाई ग्राफ से हम हल कर देंगे कि x और y के मान क्या क्या होंगे। लेकिन भाई ध्यान रखना है, जो हमारी ग्राफीय विधि होती है उसकी भाई काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। अगर भाई x और y के मान पूर्णांक हैं तो भाई ग्राफ से हल करना काफ़ी आसान है। लेकिन भाई अगर x और y के मान पूर्णांक नहीं है, दशमलव में है, परिमेय संख्याओं में मान है, तो भाई ग्राफीय विधि से हल करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो भाई यह वाली विधि हम वहीं अप्लाई करते हैं जहां पर x और y के मान पूर्णांक होते हैं। जैसे x का मान भाई कहीं पे आ गया 2, 3, 4, तो भाई ग्राफीय विधि काफ़ी आसान रहेगी। लेकिन अगर भाई कहीं पर x का मान है 1.25, तो भाई ग्राफीय विधि से लगाना काफ़ी कठिन है। अगर भाई कहीं x का मान आ गया 3/7, तो भाई इस प्रकार के अगर सवाल हैं जहां x के मान दशमलव में है या भाई इस प्रकार से ना परिमेय संख्याओं में लिखे हुए हैं, तो भाई इस प्रकार के सवाल हम ग्राफीय विधि से नहीं लगा सकते हैं। भाई लगाएंगे तो, लेकिन भाई वहाँ एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा। तो भाई एग्जैक्ट उत्तर निकालने के लिए हमारे पास 3 और विधियां हैं। भाई उसमें हमारे पास पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। भाई इस प्रकार की विधियां इसीलिए बनाई गई थी कि जब भाई x के मान थोड़े अजीबोगरीब हों और भाई हम एग्जैक्ट उत्तर निकाल सकें, तो भाई उसके लिए है प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास दूसरी विधि है विलोपन विधि और भाई तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। तो भाई ग्राफीय विधि के बाद में हम यहाँ पर 3 विधियां और पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, और भाई लास्ट में है वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन भाई सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो भाई अब सीधा चलते हैं पहली प्रश्नावली 3.1 पर। भाई इस प्रश्नावली में हमारे पास 3 सवाल हैं। भाई भाषा वाले सवाल हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाषा को पढ़कर भाई समीकरण बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम उन्हें ग्राफ से कैसे हल कर सकते हैं यह भी जानेंगे। तो भाई सबसे पहले आ जाओ आप पहले सवाल पर। अब भाई पहले सवाल में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में आपको भाई व्यक्त करना है। तो भाई इस सवाल में हमारे पास 2 लोग हैं, एक है आफताब और एक है उनकी
पुत्री। अब भाई देखिए इनसे हम समीकरण कैसे बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, सो हम भाई लिखेंगे माना, और भाई आफताब जो है उनकी आप वर्तमान आयु मान लो। भाई हम क्या मान लेंगे, बराबर x वर्ष। पहला चर प्राप्त हो गया। अभी भाई दूसरा कैंडिडेट कौन है, आफताब की पुत्री है, तो भाई इनको भी मान लो, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु। अब भाई इसको मान लो आप y वर्ष। तो भाई हमने क्या किया, आफताब की जो वर्तमान आयु है उसे मान लिया x वर्ष, और जो उनकी पुत्री है उनकी वर्तमान आयु को मान लिया हमने y वर्ष। अब भाई यहां आफताब कह रहे हैं कि 7 वर्ष पहले, तो भाई ये तो उनकी वर्तमान आयु हो गई, अभी हमें 7 वर्ष पहले जाना है। तो भाई आप यहां पहले लिख लो कि 7 वर्ष पहले। तो भाई 7 वर्ष पहले हमें निकालना पड़ेगा कि आफताब की आयु कितनी थी। तो भाई आप यहां लिखोगे आफताब की आयु, भाई वो वाली थी वर्तमान आयु, और ये वाली आयु है 7 वर्ष पहले। अब भाई वर्तमान में अगर आफताब x वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले भाई उनकी आयु 7 वर्ष कम होगी। किससे कम होगी, x से। अर्थात अगर आप x से 7 घटा दोगे तो भाई हमें उनकी 7 वर्ष पहले की आयु पता चल जाएगी। अभी भाई आ जाओ उनकी पुत्री पे। भाई अभी पुत्री की आयु निकाल लो 7 वर्ष पहले। तो भाई यहां लिख लो पुत्री की आयु बराबर, अब भाई जो पुत्री हैं वह वर्तमान में y वर्ष की हैं, तो 7 साल पहले क्या करोगे, भाई इनमें भी आप 7 घटा लो, तो जो पुत्री हैं आफताब की उनकी आयु हो जाएगी y - 7 वर्ष। अब भाई पहली शर्त पे आ जाओ। पहली शर्त पे क्या कह रहा है, आफताब भाई अपनी पुत्री से बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो भाई एक तरफ आप रखो आफताब को, ये है आफताब, और भाई ये है उनकी पुत्री। हाँ भाई आफताब अपनी पुत्री से बोल रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुना हूं। ये जो आफताब हैं यह अपनी पुत्री से 7 गुना है। हमने भाई बीच में बराबर का निशान लगा दिया है। भाई बराबर का मतलब है अभी ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये जो आफताब है ये 7 गुना है अपनी पुत्री से, अर्थात हमने क्या किया भाई पुत्री को 7 से गुणा कर दिया। अब भाई दोनों की आयु बराबर हो गई। अभी भाई इसको हल कर लो, x - 7 और भाई वहां 7 से गुणा कर दो, 7y - 7 × 49। अभी भाई क्या करना है, चर एक तरफ लिख लो और अचर एक तरफ। सो यहां हो जाएगा x, 7y इधर आएंगे तो -7y बराबर -49, और भाई माइनस के साथ तो यहाँ प्लस के साथ। सो भाई आ जाएगा x - 7y = -42, और भाई ये बन जाएगा हमारा पहला समीकरण। तो भाई समझ में आ गया कि समीकरण हम कैसे बनाते हैं। अब भाई आ जाओ दूसरी शर्त पे। भाई दूसरी शर्त में आफताब क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, तो भाई यहां आप लिख लो 3 वर्ष बाद। भाई वर्तमान आयु है इनकी x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु क्या हो जाएगी। सो भाई यहां लिख लो आफताब की आयु बराबर, अभी है x वर्ष, तो भाई 3 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी इनकी, तो भाई उसमें आप 3 जोड़ दीजिए, तो भाई आफताब की आयु आ जाएगी x + 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद के बात हो रही है। और भाई आ जाओ इनकी पुत्री पर, पुत्री की आयु बराबर, तो भाई पुत्री वर्तमान में y वर्ष की हैं, तो भाई 3 साल बाद वह y + 3 वर्ष की हो जाएंगी। तो भाई क्या करना है, केवल आपको 3 जोड़ देने हैं, क्योंकि हम 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अब भाई दूसरी शर्त लिख लो। भाई दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त में भाई आफताब कह रहे हैं, एक तरफ आफताब को लिख लो और भाई एक तरफ उनकी पुत्री को। तो भाई इस बार जो है आफताब अपनी पुत्री से बोल रहे हैं कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हूं। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो अब आफताब जो है वो 3 गुना है। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। भाई अब दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ गुणा कर लो, x + 3 = 3y + 9,
y को भाई इधर ले आइए तो उधर प्लस के हैं तो इधर माइनस के हो जाएंगे, वहाँ भाई प्लस के 9 हैं और 3 जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। सो भाई आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। और भाई ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। तो भाई अब हमें देखो यहाँ पर दोनों ही समीकरण प्राप्त हो गए हैं। एक है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और भाई दूसरा है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 6। तो भाई ये तो हो गए इनके बीजगणितीय रूप। अभी कह रहा है कि भाई बीजगणितीय और ग्राफीय हमें दोनों ही रूप इनके चाहिए। तो अब भाई इन दोनों ही समीकरणों से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ये बात हम भाई समझेंगे। तो भाई बाकी सब हम मिटाए दे रहे हैं, केवल हम यह दो समीकरण लिख लेंगे और भाई उनसे एक ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर भाई हमने क्या किया है कि दोनों ही समीकरण नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक एक भाई टेबल बना लो। सबसे पहले x और y के मानों की एक टेबल, और भाई कम से कम हमें दो दो मान चाहिए होते हैं। सो भाई एक टेबल आप यहाँ बना लो, अब एक बना लो भाई नीचे वाले में, इस प्रकार से x और y की। अब भाई होता क्या है कि समीकरण में आप x का मान रखो जो भाई आपकी मर्जी हो और y का मान एक निकाल लो। तो भाई हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जीरो मान भाई ट्राई करते हैं। अगर हम x का मान यहाँ जीरो रख देंगे तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 42 अपॉन 7, भाई मान आ जाएगा 6। तो भाई हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया 0,6, एक बिंदु हो गया। भाई बिंदु क्या होता है हमेशा x, y, तो x का मान पहले और y का मान बाद में। अब अगर भाई हम y का मान यहाँ 0 रख दें, ध्यान देना y का मान 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 42। अब भाई ध्यान दीजिए, अगर संख्याएं बहुत बड़ी आ गई तो भाई ग्राफ ना बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। भाई 42 बहुत बड़ी संख्या है तो भाई ग्राफ में जल्दी आएगी नहीं। तो भाई हम ऐसा कोशिश करते हैं कि संख्याएं थोड़ी छोटी कर लें। तो भाई y का मान हम यहाँ 0 नहीं रखेंगे, हम भाई कोई और मान ट्राई करके देख लेंगे। जैसे भाई अगर आप y का मान रखो 5 तो भाई यहाँ हो जाएगा 7 पना 35, और अगर 35 उधर जाएंगे तो भाई हमारा x का मान आ जाएगा माइनस 7। भाई 35 जाएंगे तो माइनस 42 और प्लस 35 माइनस 7। अब भाई देखिए छोटा सा मान आ गया, तो भाई ज़्यादा बड़े मान हमें नहीं लेने हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु आ गया माइनस 7,5। अब भाई नीचे वाले में आ जाओ, यहाँ सबसे पहले आप क्या करो, y का मान 0 करो। तो y का मान 0 करोगे तो सीधा x बराबर 6 आ जाएगा। और अगर आप x का मान 0 करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3y बराबर 6। भाई इस प्रकार से आ जाएगा माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर माइनस 6 अपॉन 3 और मान आ जाएगा माइनस 2। और यहाँ पर हमारे बिंदु हो जाएंगे 6,0 और 0,-2। भाई इस प्रकार से हमें दो दो बिंदु मालूम हो गए। भाई कम से कम हमें दो दो बिंदु पता होने चाहिए अगर हमें ग्राफ बनाना है। अब भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप दोनों ही अक्षों को खींच लो इस प्रकार से। ये वाला हो गया हमारा x अक्ष और भाई ये वाला जो हमारा y अक्ष है, y डैश x डैश। अब भाई देख लो संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, भाई संख्या सबसे बड़ी 7 है, 7 से बड़ी कोई संख्या तो है नहीं। तो भाई सब कहीं आप 7 7 लगा लो और यहाँ होगा 0,0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। भाई गिनतियां डाल लो इस प्रकार से, इधर भी। अब भाई इधर पढ़ेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहां पर भी भाई माइनस में। इस प्रकार से भाई आप दोनों ही अक्ष खींच लो और गिनतियां लिख लीजिए। अभी हमारा पहला बिंदु है 0,6। अब भाई 0,6 का मतलब है x अक्ष पर 0 है और y पर है 6, तो भाई बिंदु यहां पर होगा। वहां पर भाई कुछ मोटा कर लो और इस प्रकार से लिख दो 0,6। एक है -7,5, x अक्ष पर -7 ये है और भाई y पे जाना है 5। अब भाई इसकी सीध में आप ऊपर तक चले जाओ और भाई इसकी सीध में यहाँ पे आ जाओ, ऐसे और ऐसे भाई चेक कर लो, -7 यहाँ 5 यहाँ। तो भाई जब सीध में आ जाओ तो यहाँ डाल देना -7,5। तो भाई ये हमारा हो गया
पहली रेखा 0,6 और -7,5 वाली। अब भाई रेखा बन गई। अभी क्या करना है आपका भाई, काम क्या है कि इन दोनों बिंदुओं को भाई मिला दो। मिलाओगे तो भाई एक सीधी रेखा बन जाएगी, और ये जो रेखा बन गई है इसका समीकरण है x - 7y बराबर -42। अर्थात हमारा जो पहला समीकरण था उसकी ये रेखा तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहला बिंदु है 6,0। अब भाई 6,0 तो यहाँ होगा x अक्ष पे, तो ये हो गया हमारा 6,0। भाई थोड़ा सा इसको मोटा कर लेंगे, और यहाँ पर है 0,-2। अब x अक्ष पे 0 और -2 है, तो y अक्ष पे होगा, ये हो गया हमारा 0,-2, ये वाला बिंदु। अभी क्या करना है आपको भाई, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, एक सीधी रेखा बननी चाहिए। तो भाई हिसाब से मिलाइएगा। अब हमारे पास तो भाई पटरी नहीं है, तो रेखाएं भाई कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं, लेकिन भाई आप एकदम पटरी से मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो भाई ये जो रेखा प्राप्त हुई है ये है x - 3y = 6। तो भाई इस प्रकार देखा आपने कि हमने दोनों ही रेखाओं का भाई ग्राफ बना दिया, सीधी रेखाएं प्राप्त हुई, अर्थात ये रैखिक समीकरण थे, इसीलिए भाई हमें सीधी रेखाएं प्राप्त हो गई। अब भाई नियम क्या होता है कि जहां पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी, जो हमारा कटान बिंदु होगा वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। लेकिन भाई यहां सवाल में चूंकि हल हमसे पूछ नहीं रहा है, केवल उसने कहा है कि ग्राफ बनाना है, तो भाई हमने यहां पर ग्राफ बना दिया। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो भाई जो जो जानकारी हो उसे आप पहले नोट करते रहो। तो भाई उन्होंने किया क्या है कि 3 बल्ले लिए हैं और भाई 6 गेंद, और कुल मिलाकर 3900 रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। और भाई उसके बाद उन्होंने एक बल्ला लिया है और 3 गेंद ली हैं। तो भाई एक हो गया बैट और 3 हो गई हमारे पास गेंद, और भाई उन्होंने रुपए खर्च किए हैं 1300। तो भाई ऐसे आप एक मोटा मोटा आंकड़ा पहले ले लें। अब भाई कह रहा है कि इस स्थिति को आपको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो भाई आ जाओ, अभी हमारे पास यहाँ 2 चीजें हैं, बल्ला है और गेंद है। तो भाई मान लो, माना बल्ले का मूल्य, भाई क्या मानोगे, x रुपया, और भाई इसी प्रकार आ जाओ गेंद का मूल्य क्या मान लोगे, y रुपया। भाई देखिए हमें दोनों ही चर प्राप्त हो गए। अभी आ जाओ शर्तों पे। अब भाई पहली शर्त क्या कह रही है, भाई पहली शर्त कह रही है कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदेंगे तो रुपए 3,900 लग जाएंगे। अब एक बल्ला है x रुपए का, तो भाई 3 बल्ले हो जाएंगे, गुणा करनी होती है, 3x रुपया। एक गेंद है y रुपए की, तो 6 गेंदें 6y रुपए की, और भाई कुल मिलाकर पैसा खत्म किया है आपने 3900 रुपए। बन गया हमारा पहला समीकरण। अब भाई यहां एक बात और ध्यान देनी है, सभी संख्याएं देखिए आप 3 से विभाज्य हैं, या भी और यहां पर भी। तो भाई अगर किसी समीकरण में सभी संख्याएं विभाज्य हों तो आप भाई वहां विभाज्य कर दो। तो भाई 3 से काटेंगे तो यहां आ जाएगा x + 2y, और भाई यहां 13 तियां 39। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब आ जाओ भाई दूसरी शर्त पे। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, एक बल्ला है, 3 गेंदें हैं और 1300 रुपए लगा है। तो भाई एक बल्ला तो x रुपए का माना है हमने, गेंद एक मानी है y रुपए की, यहाँ पर 3 गेंदें हैं तो 3y रुपए की, और भाई पैसा खत्म किया है 1300 रुपए। तो भाई हमारे यहाँ पर 2 समीकरण बन गए मोटे मोटे, x + 2y बराबर 1300, और भाई यह वाला x + 3y बराबर 1300। अभी भाई हमें क्या करना है, ये तो हो गया इनका बीजगणितीय रूप। जैसे ही समीकरण बन जाएगा तो भाई आप समझ जाओ कि यह बीजगणितीय रूप है। अब भाई अगर हमको ग्राफ बनाना है तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों ही भाई समीकरणों को आप अलग नोट कर लो, x + 2y बराबर 1300, और भाई फिर सबके लिए एक एक टेबल बनानी पड़ेगी जहां हम x और y के मान निकालेंगे। एक बार हो जाएगा x + 3y बराबर 1300, और भाई इसकी भी एक टेबल बना लो आप उसी प्रकार से x और y वाली, और भाई कम से कम हमें 2 मान चाहिए होते हैं x और y के। अभी भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप y का मान 0 रखोगे तो यहाँ सीधा x का मान आ जाएगा 1300।
भाई चूंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो हम क्या करेंगे, एक खाने को 100 मान के चलेंगे और हमें भाई 13 खाने अधिकतम बनाने पड़ेंगे। अभी क्या करोगे, अगर आप x का मान 0 करोगे तो यहाँ आएगा 2y बराबर 1300, तो भाई y का मान आएगा 650। अब भाई चूंकि 100 के खाने हैं तो भाई हमें यहाँ 650 में दिक्कत जाएगी बनाने में। भाई वैसे तो कॉपी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ 0 नहीं लेंगे। आप भाई मान लो कि हम x का मान यहाँ 100 ले लें तो x जाएगा उधर, 100 यहाँ कम पड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1200। अब भाई अगर 2y का मान आ गया 1200 तो y का मान क्या हो जाएगा 600, तो भाई y का मान यहाँ आ जाएगा 600। अब भाई देखो संख्याएं पूरी पूरी आ गई। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, अगर आप यहाँ y का मान 0 रखोगे तो भाई x का मान आ जाएगा 1300, लेकिन भाई अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 1300/3। संख्या पूरी पूरी विभाज्य नहीं होगी, आपको भाई दिक्कत जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, x का मान यहाँ 0 नहीं रखेंगे। आप भाई यहाँ क्या करो, x का मान रखो 100। अभी 100 रखोगे तो भाई उधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा, और भाई 1200 3y बराबर हो जाएगा 1200, तो भाई y का मान क्या आ जाएगा 400। y का मान आ गया 400। भाई दो बिंदु प्राप्त हो गए, यहाँ है 1300 कामा 0, 100 कामा 600, यहाँ है 1300 कामा 0 और 100 कामा 400। भाई अभी क्या करना है, अभी चलते हैं ग्राफ पर। इस प्रकार से भाई ग्राफ खींच लो अपना। ये हो गया हमारा x एक्सिस और यह वाला हो गया हमारा y, x और y। अब भाई देख लो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है वह 1300 है। तो हम भाई क्या करेंगे, सबसे पहले ना आपको पैमाना मानना होता है। ऐसे भाई ग्राफ पे लिख दोगे पैमाना, लिखोगे भाई एक खाना बराबर 100। तो भाई एक खाने को हम 100 मान ले रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, 100, 200, 400, 1200, 1300, इस प्रकार से संख्याएं हैं। ये हो गया हमारा 0 कामा 0। अब भाई क्या करो, आप 13 खाने बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और भाई यहाँ भी हो गया। भाई अभी आप संख्याएं डाल लो, भाई यहाँ हो जाएगा 100, ऐसे 200, यहाँ 300, 400, 500। तो भाई इस प्रकार संख्या यहाँ प्लस में जाएंगी, यहाँ प्लस में, इधर माइनस में, और भाई इधर माइनस में। तो भाई इस प्रकार से 100, 200, 300, 400 ऐसे भाई आप लिख लीजिएगा। अभी आ जाओ सीधा सवाल पर। भाई यहाँ पहला बिंदु है 1300 कामा 0, ये बिंदु होगा x अक्ष पर। भाई 13वां पॉइंट ये था हमारा, तो ये भाई पॉइंट क्या हो जाएगा 1300 कामा 0, ये भाई पहला पॉइंट मिल गया। अब भाई दूसरा पॉइंट है 100 कामा 600, अर्थात x अक्ष पे 100 और y पे 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6। भाई इसके सामने यहां पर कहीं होगा 100 कामा 600। भाई x अक्ष पर 100 गए और y पर गए 6, मिल गया। अब भाई दोनों ही बिंदुओं को आप हिसाब से मिला दो, एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। भाई इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, भाई पटरी से मिलाना है ताकि भाई एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए। अब ये हमारा समीकरण कौन सा था, ये समीकरण है x + 2y बराबर 1300, जो कि भाई हमने खींच दिया है। अब आ जाओ आपके दूसरे समीकरण पे। यहां पर भी भाई पहला पॉइंट कौन सा है 1300 कामा 0, जो कि भाई हम पहले ही बना चुके हैं। ये देखिए 1300 कामा 0 पहले ही बन चुका है। दूसरा पॉइंट है 100 कामा 400। अब भाई 100 कामा 400 पे आ जाओ, ये 100 है और ये हमारा हो गया मानो 400। तो भाई ये बिंदु कौन सा हो गया 100 कामा 400। अब भाई इन दोनों रेखाओं को मिला दो इस प्रकार से बिंदुओं को, और भाई वहीं से जाएगा इस प्रकार से ऐसे काटता हुआ, और जो ये हमारी रेखा है ये है x + 3y बराबर 1300। तो भाई इस प्रकार से क्या हुआ कि दोनों ही रेखाओं का ग्राफ हमने तैयार कर दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि दोनों ही रेखाओं में एक कॉमन बिंदु है, अर्थात दोनों ही रेखाएं 1300 कामा 0 पर काट रही हैं, अर्थात यही इनका हल होगा। जो पहला मान होता है x और भाई दूसरा मान होता है y, अर्थात भाई बल्ले का मूल्य है 1300 रुपये और भाई गेंद आपको फ्री में मिल रही है 0 रुपए की। बल्ला लो गेंद फ्री, ठीक है।
तो भाई इस प्रकार से आप ग्राफी विधि से हल निकाल सकते हो। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। अब भाई इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफी रूप में बनाना है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, सेब है और अंगूर है। तो भाई दोनों का आप मूल्य मान लो, माना 1 केजी सेब का मूल्य क्या मानोगे भाई आप, 100 रुपया। और भाई इसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य भी मान लो, अंगूर का मूल्य क्या मानोगे, y रुपया। तो भाई 1 किलो सेब का मूल्य हो गया 100 रुपया, 1 किलो अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। अभी भाई पहली शर्त पे आ जाओ कि भाई पहली शर्त में वो कह क्या रहा है। भाई पहली शर्त में कह रहा है कि 2 केजी सेब हैं, 1 केजी अंगूर है। अब भाई 1 केजी सेब 100 रुपए का, तो 2 केजी 2x रुपए के, और 1 केजी अंगूर ले लो। भाई इतना सामान हमने खरीदा और दुकानदार ने हमसे 160 रुपया लिया। तो भाई ये बन गया हमारा पहला समीकरण, 2x + y = 160। अब भाई आ जाओ दूसरी शर्त पे। भाई दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 4 केजी सेब हैं और 2 केजी हैं अंगूर। अब 4 केजी सेब हैं तो भाई 4x हो जाएगा, 2 केजी अंगूर हैं तो 2y, और भाई दुकानदार हमसे 300 रुपए ले लिया। यहां पर भाई गौर करो, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, तो भाई विभाज्य कर दो। यहां 2 से काटो, 2x + y, और यहां पे क्या हो जाएगा 150। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अभी भाई ये हमारे दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे बीजगणितीय रूप। अब इनका हम बनाएंगे ग्राफीय रूप। तो भाई ग्राफीय रूप बनाने के लिए क्या करना होता है, समीकरणों को भाई अलग लिख लो, और भाई दोनों की ना एक एक टेबल बना लो इस प्रकार से, x और y के मानों की। कम से कम हमें 2-2 मान चाहिए होते हैं। इस प्रकार से भाई टेबल बनाना दोनों की। अब भाई यहां आप मान रख के देख लीजिए, अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 160। भाई 160 बहुत बड़ा मान है। अगर हम पैमाना 1 = 10 मानेंगे तब भी हमें 16 खाने बनाने पड़ेंगे। तो भाई हम यहाँ 0 तो नहीं रखने वाले हैं। हम भाई क्या करेंगे, मान लो हम x का मान 50 रख लें, आपकी जो मर्जी है आप वो मान ले सकते हो। अब x का मान 50 है तो 50 दूना 100 हो जाएंगे, 100 उधर जाके घटेंगे तो कितना बचेगा 60। y का मान आ गया 60। तो भाई देखिए मान आ जाएगा 50, 60। अभी आप क्या करो, x का भाई कोई और मान सोच लो। जैसे भाई मान लो x का मान हमने रखा 60, तो यहां हो जाएगा 60 दूना 120, 120 उधर जाएंगे तो y का मान बचेगा 40। तो यहां पर x और y के मान आ गए। इसी प्रकार आप यहां भी मान निकाल लो, 0 हम यहां भी नहीं रखेंगे। अब देखना, जैसे हम x का मान अगर 50 लेंगे तो यहां 50 दूना 100, 100 उधर जाएंगे घटेंगे तो y का मान आ जाएगा 50। तो भाई इस प्रकार से आप अपने मन में ही गुणा भाग कर सकते हो कि हमें कौन सा मान लेना है, तो भाई दूसरी संख्या का कौन सा मान आएगा। अब x का मान 50 रखा तो y का मान आ गया 50। अब भाई बढ़ा लो कुछ मान, जैसे अगर हम x का मान 60 कर दें तो यहां हो जाएगा 60 दूना 120, 120 जाएंगे तो 150 से आप 120 घटाओगे तो बचेगा 30। तो भाई यहां पर कौन कौन से बिंदु हो गए हैं, 50, 60, और भाई दूसरा बिंदु है 60, 40। और भाई यहां पर कौन कौन से बिंदु हैं, 50, 50, और भाई यहां है 60, 30। ठीक है भाई। अब देखिए सब में आगे 0 लगा हुआ है, 50, 60, 40, 30। तो क्या करना है, तो भाई हम क्या करेंगे, पैमाना यहां पर भी मानेंगे, पैमाना मानेंगे 1 खाना = 10। अर्थात भाई 1 खाने को हम 10 के बराबर लिखेंगे। x और y खींच लो इस प्रकार से। और भाई यहां देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 60, अर्थात 6 खाने। तो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60,
इसी प्रकार यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ माइनस में -10, -20, -30, -40, -50 और -60। और भाई यहाँ पर भी माइनस में -10, -20, -30, -40, -50 और -60। अब भाई बन गया। अब आ जाओ हमारे पहले बिंदु पे 50, 60, अर्थात x पे 50 और y पे 60। तो भाई 50 तो ये है और आप 60 तक चले जाओ इस प्रकार से। तो भाई यहां पर कहीं बिंदु होगा 50, 60। मिल गया आपको बिंदु। अब भाई दूसरा बिंदु है 60, 40। तो भाई 60 तो ये है x अक्ष पे और y पे 40 के बराबर चले जाओ। तो भाई ऐसे ऐसे जाओगे तो आप कहीं यहां पर 40 आपको मिल जाएगा। भाई जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली बिंदु वहां मिल जाया करेंगे। तो भाई एकदम सीधी रेखाएं आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएंगी। अब आपको दोनों ही बिंदु मिल गए तो भाई आप क्या करोगे, दोनों ही बिंदुओं को ना ऐसे मिला दोगे। एक सीधी रेखा मिलेंगे हमेशा, भाई इस प्रकार से मिला दो और ये हमारी पहली रेखा प्राप्त हो गई। कौन सी वाली है ये, 2x + y = 160 वाली है। तो भाई आप यहाँ चाहो तो भाई नोट कर दिया करो कि 2x + y = 160 वाली रेखा है वो। अब भाई आ जाओ नीचे वाली रेखा पर। पहला बिंदु है 50, 50। अब भाई x अक्ष पर 50 तो ये है और y पर 50 है ये। तो भाई सीधे चले जाओ और कहीं पर आपको यहां बिंदु मिल जाएगा 50, 50 वाला। दूसरा है भाई 60, 30। तो भाई 60 तो ये है और 30 कहीं आपको यहां मिल जाएगा 30 के सामने। तो भाई ये हो जाएगा 60, 30। अब भाई आप क्या करो, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दो। इस प्रकार से भाई मिलाना कि भाई दोनों ही बिंदु आ जाएं और ये हमारी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब भाई ये हमारी रेखा है 2x + y = 150 वाली। फिर भाई आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही रेखाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं दोनों ही एकदम समांतर रेखाएं होंगी। भाई हमारा तो कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, लेकिन भाई जब आप पटरी से मिलाओगे तो आपको एकदम समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि भाई दोनों ही रेखाएं समांतर हैं। अब भाई ये समांतर रेखाएं क्या हैं या कहां पर काटेंगी, भाई ये वाला अध्ययन हम अगली प्रश्नावली में करेंगे कि भाई जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, या जब रेखाएं काट जाती हैं तो क्या होता है। भाई ये वाला हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली में। तो भाई इस प्रकार से हमने यहाँ पर बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों ही रूप समझा दिए हैं आपको। अब भाई 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे।